हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान। आज की जो वीडियो है उसमें हम सॉल्व करेंगे दिसंबर 2005 का पेपर, यूजीसी नेट का 2005 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। ये पेपर 2 क्रिमिनोलॉजी रहने वाला है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर मेरी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज क्राइम टाइपोलॉजी। क्राइम टाइपोलॉजी क्या होता है? तो जब यहाँ पर टाइपोलॉजी की बात करें यानी कि हम बात कर रहे हैं टाइप्स की, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जहाँ पर हम टाइप्स के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शंस क्या है आपके पास? डेफिनेशन ऑफ क्राइम, एक्सप्लेनिंग द कॉज ऑफ क्राइम, क्लासिफिकेशन ऑफ क्राइम या रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर जहाँ पर हम क्राइम को क्लासीफाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टेटस ऑफेंस। इनमें से कौन सा ऑफेंस स्टेटस ऑफेंस के अंडर आएगा? देखो, स्टेटस ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस होते हैं जो कि ऐसे लोग द्वारा किए जाते हैं क्योंकि वो माइनर हैं, इसलिए वो ऑफेंस है। अगर ये कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि वो माइनर द्वारा करा जा रहा है, इस वजह से उसको स्टेटस ऑफेंस कहा जा रहा है। अगर सेम चीज अगर कोई एडल्ट करता है तो वो ऑफेंस नहीं होगा। या तो जैसे कि अब आप देखिए कि मर्डर अगर कोई माइनर भी कर रहा है या कोई एडल्ट भी कर रहा है तो दोनों के केस में वो क्या है? ऑफेंस है। रेप भी सेम वैसे ही रहता है, रॉबरी के केस में भी ऐसा ही है। लेकिन स्मोकिंग जो है, अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा है तभी स्मोकिंग जो है ऑफेंस में काउंट होगा। अदरवाइज अगर कोई एडल्ट स्मोकिंग कर रहा है तो वो ऑफेंस में काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो स्मोकिंग है वो आपका स्टेटस ऑफेंस में आ जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टेटस ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि ट्रुआंसी हो गया, जहाँ पर बच्चा स्कूल छो बंक करता है तो वो भी एक स्टेटस ऑफेंस के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोहरा कमिटी डील्ड विद। जो वोहरा कमिटी है वो किससे डील करती है? एंड ऑप्शंस आपके पास है एनवायरमेंटल क्राइम्स, साइबर क्राइम्स, पॉलिटिक्स एंड क्राइम एंड मीडिया एंड क्राइम। तो ये जो वोहरा कमिटी है वो 1993 में बनी थी और इसको जो फॉर्म किया था, फॉर्मर होम मिनिस्ट्री थे एन वोहरा, उन्होंने ये वोहरा कमेटी फॉर्म करी थी। उन्हीं के नाम से ही जो वोहरा कमेटी का नाम पड़ा है। एंड यहाँ पर जो हम क्या करते थे, पॉलिटिशियंस, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, क्रिमिनल्स, इनके बीच के जो लिंक्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए इस कमेटी का फॉर्मेशन किया गया था कि क्या लिंक है इनके बीच में, पॉलिटिशियंस का क्रिमिनल्स के बीच में क्या रिलेशन है, पुलिस और पॉलिटिशियंस का क्या, पुलिस एंड क्रिमिनल्स का क्या रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं वोहरा कमेटी के लिए में। तो ऑप्शन सी इसमें जो है करेक्ट आंसर रहेगा, पॉलिटिक्स एंड क्राइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। असर्शन रीजन है, असर्शन है आपका मोस्ट क्राइम अकर्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, की ज्यादातर क्राइम जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज होते हैं, वहाँ होते हैं। एंड रीजन क्यों बताया? कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन मेट्रोपॉलिटन एरियाज, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरियाज में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब आपके ऑप्शंस जो है कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है, असर्शन रीजन दोनों ही गलत है, असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारा जो असर्शन है हम उसको देख लेते हैं कि ज़्यादातर क्राइम जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज में होते हैं। मेट्रोपॉलिटन एरियाज वो एरियाज होते हैं जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा का पॉपुलेशन होता है। तो अब जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है और माइग्रेशन, माइग्रेटेड पॉपुलेशन आती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि क्राइम ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, एंड रीज़न क्या है? क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर वहाँ पर रहती है, इसी वजह से ज़्यादातर पॉपुलेशन वहीं रहती है, इस वजह से ज़्यादातर क्राइम भी वहीं होता है। जहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ ज़्यादा क्राइम होगा। सो ऑप्शन जो रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। असर्शन और रीजन दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म इफेक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो दो कंट्रीज के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करती है।
एंड रीजन क्या बताया कि उन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी ग्रुप्स की जो आइडियोलॉजीज हैं वो डिफर करती हैं, इस वजह से वहाँ पर टेररिज्म होता है। तो ये दोनों ही सही बात है, असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से दो कंट्रीज के बीच का रिलेशनशिप खराब होता है। जहाँ पर भी अ, एक कंट्री और दूसरी कंट्रीज में टेररिज्म होता है तो उन दोनों कंट्रीज का ही रिलेशनशिप खराब होता है, ये बात सही है। और यहाँ पर जो टेररिज्म फैलाते हैं उनके जो आइडियोलॉजी है वो डिफर करती है। वो अपनी कुछ शर्तें रखते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए या आप ये हमारी बातें मान लो तो फिर हम आगे टेररिज्म नहीं फैलाएंगे। तो उनका क्या आइडियोलॉजी में डिफरेंस होता है। तो ये दोनों ही करेक्ट आंसर है, असर्शन एंड रीजन दोनों ही सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये अगेन एक असर्शन रीजन है। Organized crime is criminal activity by an organization devoted primarily to the pursuit of profit through illegal means. And reason क्या है? Organized crime has the characteristics of an informal organization. तो ऑर्गेनाइज क्राइम क्या होता है? जहाँ पर किसी ऑर्गेनाइज एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में वो प्रॉफिट गेन करते हैं इलीगल मीन्स के थ्रू। तो ये बात तो सही है, असर्शन तो सही है। एंड रीजन क्या बताया कि वो एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ऑब्वियसली उसको एक ऑफिशियली हमने उसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा तो नहीं दिया है। तो ये दोनों ही ट्रू हैं, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, असर्शन रीजन। द स्टेट एक्ट्स एज द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ कौन होता है? जो क्राइम को फाइल करता है ना, जो सू करता है। तो जो यहाँ पर स्टेट है वो एज अ प्लेंटिफ वर्क करती है, ऑफेंडर के अगेंस्ट एक्शन लेती है और ऑफेंडर को पनिश करवाती है। आपने सुना भी होगा कि जब हम कहते हैं कि ये जो ऑफेंस है वो स्टेट के अगेंस्ट है, तो यहाँ पे स्टेट जो होता है वो इनिशिएटिव लेता है विक्टिम के अगेंस्ट। अगर कुछ भी होता है विक्टिम के अगेंस्ट तो हम ऐसा कहते हैं कि स्टेट का के अगेंस्ट ये केस हुआ है। रीजन क्या है? अ क्राइम इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ एंड एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। क्राइम क्या है? क्रिमिनल लॉ का वायलेशन है और स्टेट के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है। तो ये दोनों ही ट्रू है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इट्स अ मैचिंग। और इसमें हमारे पास लिस्ट 1 दे रखी है और लिस्ट 2 दे रखा है। और लिस्ट 1 के अंदर आपके ना ऑथर्स हैं, लिस्ट 2 के अंदर उन्होंने जो भी बुक्स लिखी हैं वो है। हमें इसे मैच करना है। तो रिचर्ड क्विनी ने दिया था द सोशल रियलिटी ऑफ क्राइम, क्या? मार्विन वुल्फगैंग ने दिया था सब कल्चर ऑफ वायलेंस। सीजर बकेरिया ने द क्रिमिनल मैन। एंड चार्ल्स गोरिंग ने दिया था द इंग्लिश कॉन्विक्ट। तो ए सेकेंड, बी थर्ड, सी फोर्थ and D first. Option number first will be the correct answer. Next question देखते हैं, against the assertion reason question. Differential association theory denies that criminal behavior is explicable in terms of general goods, general needs and values. तो assertion में क्या बोला है कि जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है वो इस चीज़ को डिनाई करती है कि क्रिमिनल बिहेवियर जो है जनरल नीड है या वैल्यूज है, इस वजह से लोग क्राइम कर रहे हैं। तो इस चीज़ को डिनाई करती है। एंड रीजन क्या है? क्राइम इज सीन एज बीइंग इनहेरिटेड। यहाँ पर रीजन क्या बताया कि क्राइम जो है इनहेरिटेड माना जाता है। तो ए तो है ट्रू, क्योंकि हाँ वो जो डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है वो कहती है कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है वो लर्नड बिहेवियर है, ना कि जनरल नीड्स किसी को हैं या उसको सोसाइटी के में उसकी वैल्यू है इस वजह से वो पर्सन क्राइम कर रहा है। ऐसा इस चीज़ को डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी नहीं कहती है। तो ये असर्शन ट्रू है हमारा। रीजन ये बोला गया कि क्राइम को जो है ये हम देखते हैं कि इनहेरिटेड है क्राइम, तो रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज ट्रू, A is true and R is false. Next question. Again it's assertion reason. The zone of transition. तो यहाँ ये जो zone of transition है ये आपको शिकागो स्कूल में दिखेगा। बर्गस की जो थ्योरी है शिकागो स्कूल में, बर्गस कंसेंट्रिक जोन है ना, वहाँ पर आपको ये जोन ऑफ ट्रांजिशन पता चलेगा। बर्गस कंसेंट्रिक मॉडल, तो बर्गस ने एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने
5 जोन्स बताए थे, उसमें एक जोन ऑफ ट्रांजिशन भी था। तो इसने बोला कि जो जोन ऑफ ट्रांजिशन है वो नियरेस्ट टू द सिटी सेंटर है, और ये ही फोकल कंसर्न है सोशल इकोलॉजिस्ट का, कि जोन ऑफ ट्रांजिशन से ही जो इकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डेलिंक्वेंसी और क्राइम को रिलेट किया। और रीजन क्या बताया कि ये जो एरिया है, जोन ऑफ ट्रांजिशन वाला जो एरिया है, वहाँ पर ज़्यादातर लोग न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, बाहर से किसी दूसरी कंट्री से या दूसरे स्टेट से वहाँ पर मूव करते हैं। और क्योंकि ये जो एरिया होता है वो इनएक्सपेंसिव होता है, और जहाँ पर लोग काम करने जाते हैं उसके पास होता है, तो ऐसे ही लोग, ऐसे ही जो इमिग्रेंट्स हैं वो ऐसे ही एरियाज को पसंद करते हैं जहाँ पर उनका एक तो खर्चा कम हो, और दूसरा उनके जहाँ पर भी वो काम करने जाते हैं उसके पास पड़े वो एरिया। ठीक है, सो बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्री विल किसने दिया था? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंटेनमेंट थ्योरी इज प्रोपाउंडेड बाय। कंटेनमेंट थ्योरी किसने दी थी? तो कंटेनमेंट थ्योरी दी थी वॉल्टर रकलेस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द लर्निंग थ्योरीज इन क्रिमिनोलॉजी। तो ये अलग अलग लर्निंग थ्योरीज हैं। तो जैसे इसमें है, इसमें देखो कुछ कुछ थ्योरीज दे रखे हैं जो कॉमन है सभी ऑप्शंस में, हमको बस क्या करना है, इनको अरेंज करना है। डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है, डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी है, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी है, एंड थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इमिटेशन है। तो मैं यहाँ पर इनके ईयर्स लिख देती हूँ। जैसे डिफरेंशियल एसोसिएशन थ्योरी है वो 1939 के अराउंड हुई थी। डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन थ्योरी है वो 1956 में हुई थी। एंड डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है वो 1966 में हुई थी। थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इमिटेशन वो हुआ था 1880 में। ठीक है, अब हमको इसको अरेंज करना है, तो इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इमिटेशन होना चाहिए। तो ऐसा सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी में थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ इमिटेशन, थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल एसोसिएशन है, फिर थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल आइडेंटिफिकेशन है, एंड लास्ट वन इज थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रीएनफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ फेमिनिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फ्रेडा एडलर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच रिसर्चर लिंक्ड लो IQ विद क्राइम एंड डेलिंक्वेंसी। IQ को हमने क्राइम और डेलिंक्वेंसी के साथ रिलेट किया, तो वो कौन से रिसर्चर है जिन्होंने लिंक किया? ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, आइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स इन द लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2। दो लिस्ट दे रखी है आपको और आपको क्या करना है, इसको मैच करना है। तो फ्रिनोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ क्रेनियम, ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। एटाविज्म इज थ्रोबैक। यहाँ पर एटाविज्म किसे कहते हैं? ये लम्ब्रोसो की थ्योरी थी जो कहती है कि जो बॉर्न क्रिमिनल्स होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो पुराने जमाने के जो लोग होते हैं ना, अर्ली मैन से रिजेंबल करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रोकन होम। ब्रोकन होम मतलब कि सिंगल पेरेंट, ऑप्शन नंबर 4। एंड सुपर मेल में क्रोमोसोम XYY हो जाता है। XY नॉर्मल मेल के लिए होता है, एक एक्स्ट्रा Y हो गया है तो वो सुपर मेल हो गया। तो ए का जिसमें थर्ड होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमंग द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। यहाँ पर हमको करेक्टली मैच जो पेयर है उसको आइडेंटिफाई करना है। ट्विन स्टडीज एंड्रिको फेराई ने नहीं किया था। कल्चर कॉन्फ्लिक्ट इमाइल डरकाइम ने, ये भी गलत है। पीनल कपल विक्टिमोलॉजी में हम पढ़ते हैं, दैट इज ट्रू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एंड क्रिमिनल पर्सनालिटी डेनियल ग्लेशियर, नो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, a method relying on unconscious motives, repressed conflicts and the case study to explain criminal behavior। criminal behavior को समझने के लिए जब हम unconscious motives को देखते हैं तो वो हम किस में पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं साइको एनालिसिस में, जो कि सिगमंड फ्रॉयड ने दिया था। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19,
द स्टडी ऑफ ज्यूक्स फैमिली वॉज मेड टू प्रूव दैट, जो ज्यूक्स फैमिलीज थी, ज्यूक्स, कलिकाज, ये सारी फैमिलीज हम पढ़ते हैं स्पेशली, तो जो ज्यूक फैमिली था वो क्या प्रूव करने के लिए पढ़ी गई थी। एंड ऑप्शंस आपके पास है, क्रिमिनलिटी वाज मॉर्फोलॉजिकल, क्रिमिनलिटी वाज सेक्स लिंक्ड, criminality was inherited and criminality was situational. So correct option हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, criminality was inherited. नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंटल डेफिशिएंसी थ्योरी ऑफ क्राइम। जो मेंटल डेफिशिएंसी है थ्योरी ऑफ क्राइम की, उसमें क्या बताया गया है, दैट ऑफेंडर लैक्स द इंटेलिजेंस टू अप्रिशिएट द रीजंस फॉर द लॉ। लॉ को समझने के लिए जो ऑफेंडर है उसका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा कम है, ठीक है। एंड ऑप्शन बी क्या आपका, अनेबल टू कंट्रोल हिज और हर एक्शंस दो ही और शी इज अवेयर ऑफ लॉ, कि अपने एक्शंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको लॉ पता है बट स्टिल वो पर्सन जो है अपने एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसमें बोथ ए एंड बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21, हाइपोथेसिस क्या है, एन ऑब्जर्वेशन, अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन, अ थ्योरी, अ कॉन्सेप्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, इट्स अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, which among the following is the appropriate reason for crime not being reported, कि क्राइम रिपोर्ट क्यों नहीं होते, इसका appropriate reason क्या हो सकता है। एंड ऑप्शंस क्या है आपके पास, द क्राइम वाज ए फेलोनी रेदर देन अ मिसडिमिनियर, क्राइम जो है वो फेलोनी है, मिसडिमिनियर नहीं है, इसलिए क्राइम रिपोर्ट नहीं किया जाता है। द विक्टिम एंड द एलिज्ड ऑफेंडर वर नॉट रिलेटेड, क्योंकि विक्टिम और जो ऑफेंडर हैं वो रिलेटेड नहीं है, इसलिए क्राइम रिपोर्ट नहीं किया जाता है। जो एविडेंस है वो प्रूफ या एविडेंस नहीं मिलता है, इसलिए क्राइम रिपोर्ट नहीं किया जाता है। या फिर अफ्रेड ऑफ रिप्राइजल बाय ऑफेंडर और हिज क्लोज एसोसिएट, या फिर आप मतलब जो पर्सन है वो जो रिपोर्ट नहीं कर रहा है उसे ये डर लग रहा है कि जो ऑफेंडर है या उसके क्लोज एसोसिएट है वो वापस उससे बदला लेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, वहां पर उसको डर लगा रहता है कि जो ऑफेंडर है या उसके क्लोज एसोसिएट है वो वापस उससे बदला ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द रिसर्चर ऑब्जर्व्स बाय मेकिंग हिमसेल्फ मोर और लेस अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज नोन एज, जहां पर जो रिसर्चर है वो ये देखता है कि वो किसी ग्रुप में पार्टिसिपेट करके, मतलब मेंबर बन के उस ग्रुप का, और फिर चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, इसे हम क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये हमने पढ़ा था, 4 टाइप के ऑब्जर्वेशन होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन रहता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, सॉरी 24 देखते हैं, अ सैम्पलिंग टेक्निक दैट अडॉप्ट्स द जजमेंट एंड डेलिब्रेट एफर्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेटर टू ऑब्टेन अ रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इज कॉल्ड। एक ऐसा सैम्पलिंग टेक्निक जहां पर जो इन्वेस्टिगेटर है या रिसर्चर है वो अपने जजमेंट और डेलिब्रेट एफर्ट से अपना रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को चूज करता है। ऑप्शंस क्या है आपके पास, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग। देखो पर्पसिव सैम्पलिंग के अलावा बाकी तीनों जो है वो आपके क्या है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाएगा। और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का जो मेन रूल रहता है वो ये है कि सभी को आपको इक्वल चांस देना है, आप अपना जजमेंट और डेलिब्रेट एफर्ट नहीं लगा सकते वहां पर। पर्पसिव सैम्पलिंग जो है वो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आ जाता है, जहां पर रिसर्चर जो है अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज कर सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द ऑफिशियल पब्लिकेशन क्राइम इन इंडिया, वो क्राइम इन इंडिया कौन पब्लिश करता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्कूल ऑफ थॉट यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन फॉर एक्सप्लेनिंग जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी। इनमें से कौन सा स्कूल है जो जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट यूज करता है। देखो न्यू क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिव स्कूल, ये तीनों ही स्कूल जो है ये एक्सप्लेन नहीं करते हैं सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, शिकागो स्कूल जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का यूज करके जुवेनाइल डेलिंक्वेंसी को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्राइम रेट इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम्स। हमें यहाँ पे क्राइम रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पर क्राइम रेट को हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ रिपोर्टेड क्राइम को डिवाइड करते हैं हम द नंबर ऑफ पीपल इन द कंट्री। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। स्लम लाइफ विच इज फर्टाइल ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डेवियंस इज फार फ्रॉम डिसऑर्गेनाइज्ड इज इनफैक्ट हाईली ऑर्गेनाइज्ड। तो यहाँ पर जो स्लम लाइफ है वो ब्रीडिंग ग्राउंड है डेवियंस का, वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। देखो यहाँ पे जो स्लम लाइफ होता है उन वो भी हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्योंकि उनकी जो अपनी ही एक लाइफ होती है वो उसमें काफी ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं वो लोग, स्लम लाइफ जो है। एंड रीजन क्या है? सोशली डिसऑर्गेनाइज्ड स्लम एरियाज आर कैरेक्टराइज्ड बाय इमिग्रेंट्स, द अनएम्प्लॉयड, सिंगल पेरेंट्स फैमिलीज एक्सेट्रा। तो जो सोशली डिसऑर्गेनाइज स्लम एरियाज हैं इसमें इमिग्रेंट्स होते हैं, अनएम्प्लॉयड, सिंगल पेरेंट फैमिलीज होती हैं। तो ये बोथ ए एंड आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। विक्टिमलेस क्राइम्स नेवर इंटरफेयर विद द नॉर्मेटिव ऑर्डर ऑफ सोसाइटी। जो विक्टिमलेस क्राइम्स होते हैं वो नॉर्मेटिव ऑर्डर, जो नॉर्म्स होते हैं सोसाइटी में, उसमें इंटरफेयर नहीं करते हैं। एंड रीजन क्या है? दे आर नॉट पब्लिक ऑर्डर क्राइम। देखो ये दोनों ही गलत है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन ट्राइंगल रेफर्स टू। गोल्डन ट्राइंगल के अंदर आपके आ जाते हैं थाईलैंड, म्यांमार एंड लाओस। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट ओपीएम प्रोडक्शन यहीं पर होता है, तो ये गोल्डन ट्राइंगल इसलिए कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट 2000 हैज गिवन पावर टू एस्टेब्लिश होम्स एंड इंस्टीट्यूशंस फॉर चिल्ड्रन। जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है वहां पर जो हम होम्स या इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं बच्चों के लिए, वो कौन बना सकते हैं? वो पावर किसको है? ऑप्शंस के आपके पास, गवर्नमेंट अलोन, एनजीओज अलोन, गवर्नमेंट एंड एनजीओज, नन ऑफ द अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, गवर्नमेंट एंड एनजीओज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग कंडक्टेड रिसर्च ऑन जुवेनाइल गैंग्स। इनमें से कौन से जो रिसर्चर हैं उन्होंने जुवेनाइल गैंग्स पर रिसर्च करा था? एंड ऑप्शंस क्या हैं? डेलियन ग्लेजर, फ्रेडरिक थ्रेशर, रॉबर्ट तिलमैन और सुशांत स्टैक। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेडरिक थ्रेशर इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने एक बुक लिखी थी और बुक का नाम था द गैंग करके, द गैंग। ये बुक लिखी थी इन्होंने जिसके अंदर इन्होंने 1313 गैंग्स की स्टडी करी थी शिकागो में। और ये कब हुआ था? 1927 में इन्होंने स्टडी को करा था। और ये पहला अटेम्प्ट था जहां पर यूथ गैंग को, मतलब गैंग को स्टडी किया गया था। सो फ्रेडरिक थ्रेशर वाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ का मतलब क्या है? A person who has committed an offense is below 7 years of age. A person who has committed an offense is above 18 years. A person who has committed an offense is below 18 years. या person who has abused the drug। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा कोई पर्सन जो 18 साल से कम उम्र का है और उसने कोई क्राइम कर दिया है तो उसको हम जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। यूएन स्टैंडर्ड मिनिमम रूल्स फॉर जुवेनाइल जस्टिस, जिसे हम बीजिंग रूल्स भी कहते हैं, उसका नेचर क्या होता है? मैंडेटरी होता है, रिकमेंडेटरी होता है, ऑब्लिगेटरी होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है? सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, ये रिकमेंडेटरी नेचर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग जुवेनाइल जस्टिस एजेंसीज? क्या तो करेक्ट सीक्वेंस क्या रहेगा? तो पुलिस है, फिर आपका आ जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, फिर आ जाएगा ऑब्जर्वेशन होम एंड नेक्स्ट इज स्पेशल होम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। पुलिस जो है वो जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ को पेश करती है फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आगे। और ऑब्जर्वेशन होम क्या होता है? जब तक ट्रायल चल रहा है उस जुवेनाइल का तब तक वो बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में रहता है। अगर उसका क्राइम प्रूफ हो जाता है फिर उसको स्पेशल होम में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू जेजे एक्ट 2000 द जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को हेड कौन करता है? ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रोबेशन ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, मजिस्ट्रेट या जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर। करेक्ट ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा मजिस्ट्रेट। तो आप जब जेजे एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें ये मेंशन है कि मजिस्ट्रेट करता है, और मजिस्ट्रेट में भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ये इनके पास पावर होती है कि वो जेजे बोर्ड में डिसीजन ले।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिजनर्स आर सेंट टू प्रिजन फॉर ट्रीटमेंट एंड नॉट फॉर पनिशमेंट। ये स्टेटमेंट किसने दी थी कि जो प्रिजनर्स हैं उनको प्रिजन में ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है, ना कि पनिशमेंट के लिए। एंड ऑप्शंस आपके पास है सदरलैंड, पॉल टपन, जॉन होवर्ड या कैप्टन मैकोनोकी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जहां पर हम ऑप्शन नंबर डी में हम पढ़ रहे हैं कैप्टन मैकोनोकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इसमें टाइप्स ऑफ डिटरेंस दे रखा है। तो एब्सोल्यूट डिटरेंस क्या होता है, जहां पर पर्सन जो है अपना रिफ्रेन करता है कंप्लीटली फ्रॉम कमिटिंग क्राइम ड्यू टू परसीव्ड थ्रेट टू पेनल्टी। रिस्ट्रिक्टिव डिटरेंस क्या होता है, जहां पर क्रिमिनल एक्टिविटी से जो हमको पनिशमेंट मिलने वाला उसके इफेक्ट को इनहिबिट कर देते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मार्जिनल डिटरेंस क्या होता है, यहाँ पर हम क्या मार्जिनल इंक्रीज इन अरेस्ट रेट has no impact on crime rates, that is marginal deterrence। and general deterrence क्या हो गया, people limit their violation of law to minimize the risk of penalty। and इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेसिडिविज्म इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ लेबलिंग प्रोसेस रेदर देन इन टर्म्स ऑफ पर्सन इंडिविजुअलिटी। कि पर्सन इंडिविजुअली कैसा है हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं रेसिडिविज्म को अगर हम कह रहे हैं कि वो पर्सन बार बार क्राइम क्यों कर रहा है, क्योंकि लेबल कर देते हैं हम उस पर्सन को। एक बार अगर उस पर्सन ने कोई क्राइम कर दिया, हमने उस पर्सन को क्या कर दिया, लेबल कर दिया है कि तुम तो ये पर्टिकुलर चोर हो या फिर मर्डरर हो, हम उसको क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं। अब जो उस पर्सन को लेबल कर ही दिया है तो वो पर्सन क्या करता है, फिर वही क्राइम करता है। एंड रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू लेबलिंग थ्योरी कैप्चर्ड क्रिमिनल्स आर फॉर्मली लेबल्ड एज क्रिमिनल। जो कैप्चर्ड क्रिमिनल्स होते हैं उनको फॉर्मली हम क्रिमिनल्स जो है लेबल कर देते हैं। सो ये ऑप्शन ए एंड आर मतलब रीजन और असर्शन रीजन दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 प्रोबेशन मीन्स एन ऑफेंडर इज सेंट फॉर कम्युनिटी सर्विस, सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, एन ऑफेंडर गोज स्कॉट फ्री या रिमेन्स अंडर कस्टडी ऑफ पुलिस। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, जहां पर हम ऑफेंडर को जो है कम्युनिटी सर्विसेज के लिए भेजते हैं, उसका सेंटेंस सस्पेंड नहीं होता है। आप लोगों को काफियों को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि उसका सेंटेंस हमने सस्पेंशन कर दिया है, नहीं, वो अपनी सजा ही काट रहा है, लेकिन वो क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीका है, जहां पर हम उस पर्सन को लॉकअप में बंद नहीं करके हम उसे कम्युनिटी सर्विस करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेनाट्रोपियन। ये पेनाट्रोपियन नहीं है, ये पेनोप्टिकॉन है, पेनोप्टिकॉन। ये हमने पढ़ा था ना क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी के अंदर। तो ये जो पेनोप्टिकॉन टाइप ऑफ प्रिजन है वो किसने सजेस्ट किया था, ऑप्शंस क्या है आपके पास, वॉल्टर रेकलेस, जेरेमी बेंथम, जस्टिस ए एन मुल्ला या गैरोफेलो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज जेरेमी बेंथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। फर्स्ट द इंडियन जेल कमिटी टू एग्जामिन द प्रिजन कंडीशंस इन द ईयर। तो 1990 से 1920 में ये इंडियन जेल्स कमेटी बनी थी, और बेसिकली ये बात करता है रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन की ऑफ ऑफेंडर, रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ ऑफेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीआरपीसी लास्ट किस ईयर में अमेंड हुआ था। देखो ये क्वेश्चन पेपर तो काफी पुराना है, और इसमें जो ऑप्शंस हमारे पास दे रखे हैं उस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो 1983 हो जाएगा, और सीआरपीसी आया था 1973 में, ठीक है। तो 1973 के बाद 1983 में इधर लास्ट अमेंडमेंट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी डील्स विद लाइफ इम्प्रिजनमेंट। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट से डील करता है। सो क्वेश्चन आंसर हो जाएगा आपका 433 ए। जो 433 ए है वो उस कहता है कि अगर कोई एक पर्सन है उसने ऐसा ऑफेंस किया है जिसकी जो पनिशमेंट है वो या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर डेथ पेनल्टी है, डेथ पेनल्टी है, तो उसमें उस केस में अगर पर्सन ने को जैसे कि उसको किसी तरीके का रेमिशन मिल रहा है, तो एटलीस्ट उस पर्सन को या फिर उस पर्सन को डेथ पेनल्टी मिला था और वो चेंज होकर
लाइफ इम्प्रिजनमेंट में हो गया है तो एटलीस्ट उस पर्सन को 14 ईयर्स जो है प्रिजन में बिताना ही पड़ेगा। अदरवाइज उस पर्सन को जो है मतलब एटलीस्ट उसको जो है 14 ईयर्स तो बिताना ही पड़ेगा, चाहे वो कितना भी उसको रेमिशन दे दो, कुछ भी दे दो। अगर डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है उस पर्सन को, और तो मिनिमम उस पर्सन को जो है 14 ईयर्स एटलीस्ट उस प्रिजन में बिताना पड़ेगा। यही सेक्शन 433A कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ फायर अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एन एक्सीडेंटल एक्शन बाय द एक्टर, द क्राइम ऑफ आर्सन हैज नॉट अकर्ड। अगर गलती से किसी पर्सन से आगजनी हो जाती है तो वहां पर जो आर्सन जो क्राइम है वो नहीं हुआ होता है। रीजन क्या है? क्योंकि मेंस्ट्रिया नहीं था, मतलब उसका गिल्टी माइंड नहीं था। सो इट इज ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन नंबर ए। One of the recommendations made by Justice Malimit Committee on Criminal Justice Reforms regarding legal approaches in the court of law। तो देखो, मालिमित कमिटी जो है वो कहती है कि ऑल्दो हमारा जो इक्विसिटोरियल सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी हमें कुछ जो पॉइंट्स हैं इक्विसिटोरियल सिस्टम से वो लेने चाहिए, तो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम थोड़ा सा बेटर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो है एक पैसेज से लिया गया है, और ये जो पैसेज है मेनली बात करता है लेबलिंग थ्योरी से रिलेटेड। तो पढ़ लेते हैं एक बार पैसेज क्या कहता है। द आइडिया ऑफ लेबलिंग इज नॉट एविल पर से, it is the differential application and consequent application of the label that of primary importance in this perspective. Public stigma can carry devastating and permanent effects. The ex-con cannot get employment. The juvenile delinquent is shunned by other youths. The individual who once committed a sex crime is held in suspicion. Labeling theorists cite the possibility that societal responses may change a causal rule breaker into a career criminal because of disapproving, disregarding and isolating reactions to the behavior। तो बेसिकली इसका जो सार है इस पैसेज का, लेबलिंग थ्योरी कहती है कि लेबलिंग थ्योरी में हम जब किसी पर्सन को लेबल कर देते हैं ना, वो अपने आप में बुरा नहीं है। इट इज अ डिफरेंशियल एप्लीकेशन, जो उसके बाद जब हम उस पर्सन को लेबल कर देते हैं तो वो हमने कैसा लेबल करा वो प्राइमरी इंपॉर्टेंस दिखाता है। जैसे पब्लिक स्टिग्मा जो होता है वो है डिवास्टेटिंग और परमानेंट इफेक्ट जो प्रोड्यूस करता है। जो एक्स कॉन्विक्ट्स होते हैं वो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, क्योंकि हमने उसको टैग कर दिया कि ये पर्सन जो है ये ऑफेंडर है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। और बाकी जो यूथ होते हैं वो उसके साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। और जो भी मान लेते हैं कोई एक पर्सन है, उसने कोई सेक्स क्राइम कर दिया, तो उसे हमेशा सस्पिशन की नज़रों से देखा जाएगा कि हाँ ये पर्सन जो है गलत है, गंदा है। उसके बाद जो लेबलिंग थ्योरिस्ट हैं वो कहते हैं कि जो सोशल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जो जब कोई सोसाइटी जो है एक पर्सन को लेबल कर देती है, उसकी वजह से जो कैरियर क्रिमिनल जो एक रूल मतलब कैजुअल रूल ब्रेकर था उस पर्सन को, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, उसने गलती से अगर कोई क्राइम कर दिया है, अब उसको हमने क्या कर दिया, कैरियर क्रिमिनल में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम उसको हमेशा ऐसे लेबल कर देते हैं, वो पर्सन क्या हो गया, अब उसने अपना उसको कैरियर अपना जॉब की तरह ही बना लिया कि ठीक है, अगर मुझे इसलिए क्रिमिनल कहा जाता है तो अब मैं इसे ही आगे प्रोसीड करूंगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, उस पर्सन को डिसअप्रूव कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया और आइसोलेटिंग बिहेवियर अपना रखा। इसकी वजह से वो पर्सन जो है इसमें कैजुअल रूल ब्रेकर से कैरियर क्रिमिनल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बेस इस पैसेज के बेसिस में हमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लेबलिंग थ्योरी, लेबलिंग इटसेल्फ इज अ कॉज ऑफ क्राइम, लेबलिंग इटसेल्फ इज नॉट अ कॉज फॉर क्राइम, सोशल रिस्पॉन्स इज अ कॉज फॉर क्राइम, और या नन ऑफ द। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर कि जब हम सोशल रिस्पॉन्स देते हैं किसी पर्सन को तो वो एक कॉज है क्राइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीनिंग ऑफ शंड इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट इज keeping away by peer group, enhancing their relationship with peer group, involved in delinquent activities, या none of the above। so इसमें जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका दैट इज कीपिंग अवे बाय पीयर ग्रुप। यहाँ पर जो बच्चे जो यूथ है वो दूसरे पर्सन से बात नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 द टर्म एक्स कॉन का मतलब यहाँ पर क्या है, रेसिडिविस्ट, हैबिचुअल ऑफेंडर, यंग ऑफेंडर या एक्स कॉन्विक्ट। तो एक्स कॉन जो है एक्स कॉन्विक्ट कहा जाता है।
यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन थीम ऑफ द अबव थ्योरी, जो अब जो ऊपर जो थ्योरी दी है उसका थीम क्या है। ऑप्शन है आपके पास, सोशल कैपिटल इज द कॉज ऑफ क्राइम, सोशल चेंज इज द कॉज ऑफ क्राइम, सोशल रिएक्शन इज द कॉज ऑफ क्राइम, या सोशल कॉन्फ्लिक्ट इज द कॉज ऑफ क्राइम। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, सोशल रिएक्शन इज द कॉज ऑफ क्राइम। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो एंड आई होप आपको ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और रिलेटिव पीडीएफ्स अगर आपको चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।